आप हेलो, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग। आज आपका दिन कैसा बीता? बहुत हेक्टिक सर। हेक्टिक? लेकिन मुझे लगता है कि जितना बैंक में हेक्टिक होता था उतना नहीं था आज। बहुत शांति में था सर आज। मैं तो दुखी चलो, हूँ सर, क्लास नहीं कर पाया आज एक भी। कौन सी वाली? कोई भी आज पहला क्लास अभी कर रहा हूँ। वो अस्पताल में हो गया था खराब थोड़ा। ओह, अच्छा अच्छा। अब ये तो चलो, कुछ चीजें ऐसी हैं उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। हाँ सर, वही हो गया। तो अभी आप लोग कितने लोग क्लास में आ गए हैं? काफी लोग आ गए हैं। चलिए जी, गुड इवनिंग। हमारी जो ये मार्केटिंग की सीरीज हमने आपको प्रॉमिस किया हुआ है, उसमें से एक बहुत बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर और एक बहुत बड़े चैप्टर का कुछ पार्ट, जिसको हमने बोला हुआ है 3 to 4 मार्क्स के, उसमें कम से कम क्वेश्चंस आएंगे, उस पर हम बात कर रहे थे। और जो हमने पिछला लेक्चर लिया था उसमें हमने जो पुरानी बातें तो हमने समझी समझी, कस्टमर का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझा, मैस्लो की हायर की थ्योरी समझी, और हमारा जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल में बैंकिंग के जो प्रोडक्ट हैं उनको किस तरह से हम लोग इंटरटेन करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट किसके काम आता है। उसके साथ साथ हमने एक न्यू इंट्रोड्यूस एस्पेक्ट उसमें बिग डेटा का समझा था। और बिग डेटा का जब हम समझ रहे थे, काफ़ी चीज़ें हमने समझी थी। वहाँ पर जब हमने छोड़ा था तो हमने दो दो टेबलों पे छोड़ा था। जरा बता सकते हैं वो कौन सी 2 टेबल थी जहाँ पर हमने छोड़ा था? सर ह्यूमन जनरेटेड स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। मीन्स जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। और जैसे आपने आंसर दिया ह्यूमन जनरेटेड, तो उसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि जो डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड भी डेटा ह्यूमन से और मशीन से जनरेट होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी ह्यूमन से और मशीन से जनरेट होता है। तो अगर मैं बात करूं कि क्लाइमेट का डेटा स्टोर किया, ठीक है, तो क्लाइमेट का डेटा जो स्टोर स्टोर किया जाता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है? क्लाइमेट का स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड मशीन के द्वारा किया जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड होता है। और अगर हम उसको बहुत ही टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लें तो उसी डेटा को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रक्चर्ड। लेकिन प्राइमरीली वो क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड होता है, क्योंकि उसमें फोटोज होते हैं, साउंड होती है, वाइब्रेशन होती है, और सिस्मो जो सिग्नल्स होते हैं जो भूकंप वगैरह के समय में यूज होते हैं, वो सब चीजें उसमें होती हैं। ठीक है। तो जब हम डेटा को पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने बताया कि एक क्वेश्चन से आ सकता है। यहाँ पर इसी स्क्रीन पे थे हम लोग, ठीक है। तो जो क्लाइमेटिक वेदर डेटा है, देखिए, अनस्ट्रक्चर्ड है, मशीन जनरेटेड है। यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको सामने स्क्रीन पर। यहाँ पर वेदर डेटा है, तो उसको हम लोग यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड मशीन जनरेटेड में पढ़ रहे थे। और यहाँ पर ये जितने भी टेक्नोलॉजिकल डेटा कलेक्ट हो रहे हैं उसमें आपकी साइकोलॉजिकल है, आप ट्रैवलिंग कहाँ कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को उन्होंने जो है अनस्ट्रक्चर्ड ह्यूमन जनरेटेड भी रखा हुआ है। ठीक है। अब हम आगे पढ़ रहे थे टेक्नोलॉजी बिहाइंड द बिग डेटा। बिग डेटा के पीछे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है काम करती है। तो सबसे पहले, बिग डेटा हैंडलिंग रिक्वायर्स यूज ऑफ सेवरल टेक्नोलॉजी applications and processes because of wide variety, huge volume, complex relationship। ठीक है। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसमें पूछ सकता है कि बिग डेटा के लिए जो है सेवरल टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए होती है, क्योंकि वैरायटी होती है, ह्यूज वॉल्यूम होता है और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है। यहीं से मुझको ध्यान आया कि पहले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3V बोले, फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, वहाँ अदर और बोले। तो साइंटिस्ट का मतलब जो भी हमारी मैनेजमेंट की साइंटिस्ट समझ लीजिए। ठीक है। तो पहले वाले 3V क्या थे, जरा बता सकते हैं?
वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी। वेलोसिटी, वैरायटी। वैल्यू, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी, दूसरे वाले में क्या थे? वेलोसिटी, Volume. वेरिएबिलिटी और वैल्यू। वॉल्यूम, वेरिएबिलिटी और तीसरा क्या वैल्यूम। बताया आपने? वेलोसिटी। वेलोसिटी। वेल ठीक है, तो ये जो 6V वाला कॉन्सेप्ट भी आया था हमारा उसमें, ठीक है, तो उसके साथ साथ सम कॉमन टेक्नोलॉजी प्रोसेस, कौन कौन से टेक्नोलॉजी, या बोला ना सेवरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस एंड प्रोसेसेस, तो वो कॉमन टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस या एप्लीकेशंस जो यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले डेटा माइनिंग। तो जो इससे पहले लेक्चर हुआ था उसमें हमने बताया था कि माइनिंग और वेयर हाउस के बारे में बताया था। ठीक है, माइनिंग क्या होती है? कहीं पे कुछ स्टोर्ड है, वहां से कुछ ले करके आना है, उसको माइनिंग बोलते हैं। और कहीं पर कोई चीज स्टोर करना, उसको वेयर हाउस बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा माइनिंग तब तक नहीं हो पाएगी जब तक डेटा अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, बाय दिस प्रोसेस रॉ डेटा इज टर्न इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ये भी एक टेक्निकल लॉजिकल एस्पेक्ट है। मैं थोड़ी देर आप लोगों को म्यूट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है क्या, कि जो रॉ डेटा को प्रोसेस करते हैं और उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में लेते हैं, उसी को माइनिंग कहते हैं। ठीक है, दस इट सीक्स टू डिसाइफर, डिसाइफर मैंने बताया था कि डिकोड करना, फ्रॉम ए ह्यूज डेटा सेट वेरियस पैटर्न दैट वुड बी रेलिवेंट फॉर द पर्टिकुलर बिजनेस, उस बिजनेस सिचुएशन के लिए जो भी करना है वो करते हैं। ठीक है, द आइडेंटिफाइड पैटर्न नीड टू सेटिस्फाई सर्टेन लाइक वैलिडिटी, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी पूरा विस्तृत डेटा है या नहीं है, एंड वर्दी, क्या काम का भी है या नहीं है। ठीक है, इन ए लार्ज डेटाबेस देयर कैन बी न्यूमरस पैटर्न बट दोज यूजफुल फॉर ए बिजनेस डिसीजन वुड बी ओनली फ्यू। तो बहुत सारा डेटा है लेकिन उसमें से वो केवल जो आपके लिए यूजफुल होगा वही निकालेंगे। डेटा माइनिंग का मतलब है। ठीक है, अब बात आती है क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट समझिए, द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग co-related and meaningful data pattern can be automated. This is known as clustering, that correlate the data element with a data set as per the pattern of the। अब यहाँ पे बात सुनिए, क्लस्टरिंग का मतलब उसने बताया कि जो कोरिलेट करती है, डेटा एलिमेंट को कोरिलेट करती है विद इन ए डेटा सेट, उस डेटा सेट के अंदर जो डेटा को कोरिलेट करती है एज पर द पैटर्न ऑब्जर्व, जो आपने पैटर्न देखा है। तो क्लस्टरिंग का मतलब एक तरह से है कि दो डेटा के बीच में कोरिलेशन को फिक्स करना, वो यहाँ पे क्लस्टरिंग है। thus it helps in flagging important and useful data from a vast amount of data containing perhaps large proportion of that is not relevant। तो बहुत सारा डेटा है जिसमें से बहुत बड़ा प्रोपोर्शन रेलिवेंट नहीं है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को फ्लैग करना। ठीक है, वो चीज यहाँ पर क्या है, क्लस्टरिंग करनी, कि इसमें से हमारा कितना काम का है। ठीक है, ग्रुपिंग करना, क्लस्टर माने होता है ग्रुप। टेक्स्ट एनालिटिक्स, अब टेक्स्ट एनालिटिक्स में क्या है कि जैसे आपने देखा कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आपसे कहेंगे छोटी सी कहानी लिखो, उससे ही समझ जाएंगे आप कौन है। दिस टेक्निक हेल्प एनालाइजिंग द वास्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा एंड प्रोड्यूस ए समरी फ्रॉम इट्स इंपॉर्टेंट आइडियाज, व्यूज एंड इंफॉर्मेशन। They rely on probability theory and ratify and occurrence of certain words। तो यहाँ बोला थ्योरी एंड रेटिफाई एंड अकरेंस ऑफ सर्टेन वर्ड, कुछ शब्दों के बार बार इस्तेमाल से ही वो लोग एनालाइज कर लेते हैं किस नेचर का है बंदा। ठीक है, यहाँ पर है, इसकी स्पेलिंग देखिए तो बुक में क्या लिखी हुई है, ये ना न्यूरल नेटवर्क। तो क्या चीज होती है, यूज ऑफ दिस टेक्निक which is based on a signal activating an algorithm that in turn activate other nodes। ठीक है, is made for assigning a data record to a particular field। तो यहाँ पर ये बोला कि सिग्नल एक्टिवेटिंग है का एक एल्गोरिदम है जिससे क्या होता है, अदर नोड एक्टिवेट होते हैं, इज मेड फॉर असाइनिंग, नोड का मतलब है अलग और कंप्यूटर,
मतलब मान लिया एक कंप्यूटर, एक मशीन में बहुत सारे पार्ट हैं, तो कौन कौन सी कंडीशन में दूसरे पार्ट स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे, तो वो डिपेंड करता है इसमें न्यूरल नेटवर्क्स में। जरूरत पड़ेगी तो उसे खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे, ठीक है। लिंक एनालिसिस, इट इज बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिशिंग relationship between objects. It would include data mining, directed and undirected both. कि यहाँ पर क्या है कि क्या उनके बीच में रिलेशनशिप है, लिंक एनालिसिस, कि इस डेटा का उस डेटा से क्या रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर सर्वाइवल एनालिसिस। दिस एनालिटिकल टेक्निक एड्स इन डिटरमाइनिंग फ्रॉम गिवन डेटा द लाइकली टाइम that would elapse for certain event to take place। तो यहां पर ये बोलता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, दिस एनालिटिकल टेक्निक एड्स, सहायता करती है इन डिटरमाइनिंग फ्रॉम गिवन डेटा द लाइकली टाइम दैट वुड elapse फॉर सर्टेन इवेंट, कि एक चीज में कितना टाइम लगता है। दिस कैन बी यूज्ड फॉर इंस्टांस टू फ्लैग इन एडवांस सच कस्टमर हु आर लाइकली टू विदड्रॉ ए लार्ज अमाउंट ऑफ देयर। तो यहाँ ये बोलता है सर्वाइवल एनालिसिस का मतलब है कि जो भी बिजनेस लोगों ने हमारे साथ किया हुआ है उसमें से कितने लोग बिजनेस को विड्रॉ करने वाले हैं। अगर बिजनेस को विड्रॉ कर रहे हैं मीन्स, तो इसका मतलब क्या है, सर्वाइवल चेक कर रहे हैं आप। डिसीजन ट्री, ये जितने अभी हम ये पढ़ रहे हैं उसमें से जरूर वहां क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। डिसीजन ट्री, दे आर द मोस्ट पावरफुल डेटा माइनिंग टेक्निक which are capable of handling diverse array of problem। तो array माने होता है ग्रुप, array माने क्या होता है, ग्रुप। तो डाइवर्स में बहुत वैरायटी के जो प्रॉब्लम्स हैं that can handle any data type। decision tree split the data type into small data। तो कई तरह के डेटा हैं आपके, तो वो क्या करता है, जो डिसीजन ट्री है आपके डेटा को डिफरेंट सब या स्मॉल डेटा सेल में डिवाइड कर देता है, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं, डिसीजन ट्री का मतलब सबसे पहले आपके पास मान लिया 200 पीपल आए, 200 में पीपल में आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। 3 कैटेगरी का मतलब कौन लोग हाई इनकम वाले हैं, कौन लोग एवरेज वाले, कौन लोग लो इनकम वाले हैं। उसके बाद उसमें से डिसाइड किया आपने कौन लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कौन नहीं लेना। तो ये एक तरह से डिसीजन थी, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस हैज बीन एनहांस्ड बाय द यूज ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आजकल क्या है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा यूज होता है। वो खुद ही डेटा आपको बता देता है, मतलब वो आपके कस्टमर्स की स्टडी करने के बाद वो खुद बताता है कि इसको ये 2 दिन में कार लोन लेने वाला है। दिस हैज मेड एनालिटिकल प्रोसेसेस कैपेबल ऑफ ऑटोमेटिकली फाइंडिंग पैटर्न्स, ठीक है। फिर आई बात डेटा स्टोरेज की। तो डेटा स्टोरेज में क्या बात है, ये टॉपिक थोड़ा सा तुम्हारा जो है, जो आईटी वाला है उससे भी थोड़ा रिलेट करता है, कई सारे पॉइंट इसमें, ठीक है। यूजुअल मोड्स ऑफ डेटा स्टोरेज आर इनएडिक्वेट फॉर बिग डेटा। तो उसके लिए क्या है, जो बिग डेटा जो ह्यूज वॉल्यूम वाला होता है वो यूजुअल डेटा स्टोरेज से काम नहीं करेगा। वाइड वैरायटी का होता है, डाइवर्स एंड न्यूमरस सोर्सेस का होता है। इवन डेटा वेयर हाउस हैव बीन फाउंड टू बी इनऑपरेट। तो जो डाटा वेयर हाउस है, ये डेटा वेयर हाउस भी उसमें इनऑपरेट पाया जाता है कि इतना बड़ा डेटा होता है। दिस हैज लेड टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मिंग ए डेटा लेक। अब यहाँ पे वेयर हाउस से बढ़ के एक और शब्द आ गया, डेटा लेक। तो डेटा लेक के अंदर वेयर हाउस हो सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इन ए डेटा वेयर हाउस टिपिकली डेटा वुड बी ग्रुप्ड इनटू ए फाइल और फोल्डर। तो वो जो डेटा वेयर हाउस में क्या बोलता है, इसमें टिपिकली डेटा फोल्डर में था। और डेटा वेयर हाउस कंटेन्स हाईली ट्रांसफॉर्म डेटा इन स्ट्रक्चर फॉर्म इन ए डेटा लेक। अब डेटा लेक में क्या बोलता है, हमें द डेटा इज केप्ट इन इट्स रॉ फॉर्म एज इट इज एंड इज अवेलेबल फॉर यूज वेन एवर रिक्वायर्ड। मतलब एक तरह से डेटा लेक में क्या हुआ कि बिल्कुल ढेर लगा दिया गया। वेयर हाउस में क्या होगा, थोड़ा सा
सेग्रीगेटेड डेटा होगा। इस बात को समझ पा रहे हैं? जी सर। अगर आप क्लास में इतना इतना समझ रहे हैं तो मैं समझता हूँ वहां एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उतना टफ नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो डेटा स्टोरेज की बात आई। इस कॉन्सेप्ट में सिंपल कॉन्सेप्ट तो आया, डेटा रखा हुआ है। दूसरा कॉन्सेप्ट आया वेयर हाउस में रखा, वेयर हाउस के फॉर्म में रखा। तीसरा कॉन्सेप्ट कौन सा निकल के आया इस पैराग्राफ में? डेटा लेक में Data रखा lake. डेटा लेक का। और डेटा लेक में छोटा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा डेटा एक साथ पड़ा हुआ है और उसको जैसे चाहे जब जब रिक्वायरमेंट हो उसी तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। दस इन और डेटा रो लेक, रो डाटा होता है उसमें। हाँ रॉ डेटा को, रॉ डेटा, ठीक है। दस इन डेटा लेक डेटा फ्रॉम द ऑल सोर्सेस आर पूल्ड एंड हेल्ड विदाउट एनी ट्रांसफॉर्मेशन। जबकि वेयर हाउस में क्या होता है, डेटा कैसे रखा जाता है? यहाँ एक लाइन आई थी ना बीच में, ये देखो मैं अंडरलाइन वो कर रहा हूँ राउंड में, इस लाइन को पढ़ो। ये कहता है डेटा वेयर हाउस में जो डेटा कंटेन किया जाता है किस कैटेगरी का क्या होता है? Structured. हाईली ट्रांसफॉर्म्ड इन स्ट्रक्चरल फॉर्म में। ठीक है, ठीक। और डेटा इसमें क्या होता है? विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन। इट वुड ऑल्सो बी होल्ड एनी प्रोसेस डेटा, तो क्या है, प्रोसेस डेटा को भी होल्ड कर सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा लेक इनेबल्स एक्सेस ऑफ डेटा इन वेरियस फॉर्म एंड वेरियस नेचर ऑफ ऑल कई सारी फॉर्म में उसका यूज किया जाता है, कई सारे नेचर से उसका यूज किया जाता है। कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर्ड टू बी क्विकली प्रोसेस्ड ह्यूज वॉल्यूम एंड वैरायटी ऑफ डेटा कैन ओवरवेम अ सिंगल सर्वर और सर्वर क्लस्टर। तो यहाँ पर ये बोलता है कि डेटा लेक से डेटा यूज करने के लिए आपको कंप्यूटिंग कैसी चाहिए होती है? बोलिए, अच्छी आसान चाहिए होती है, टफ चाहिए होती है, बहुत फास्ट, कौन सी चाहिए होती है? फास्ट चाहिए होती है। इसमें एक वर्ड यूज किया हुआ है, यहाँ पे यूज किया हुआ है रिक्वायर्ड टू क्विकली प्रोसेस ह्यूज वॉल्यूम। ठीक है, दिस में रिक्वायर कोलैबोरेटिव मोड ऑफ प्रोसेसिंग with clustered architecture. An alternative is public cloud computing. Other developed technology are like in memory computing. तो यहाँ पर देखो इस वाले के लिए बोला हुआ उसने कौन सी वाली? कोलैबोरेटिव मोड ऑफ प्रोसेसिंग। और यहाँ पर बोला हुआ अदर डेवलप्ड टेक्नोलॉजी आर लाइक इन मेमोरी कंप्यूटिंग एंड द राइज ऑफ ओपन सोर्सेस मैसिव पैरेलल प्लेटफॉर्म। तो उसमें कई सारे मैसिव पैरेलल प्लेटफॉर्म यूज किए जाते हैं। ठीक, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये जितनी भी एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं वो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? बिग डेटा के लिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, बिग डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशन। ये फॉर्म क्या, ये क्या लिखी स्पेलिंग देखा है? यही लिखा हुआ सर, ingest. ingest. Big data analytics application ingest, correlate and analyze the incoming data and then render an answer result based on an overarching query. अच्छा, यहाँ पर इस वर्ड को याद रखिएगा, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, हेडूप नाम है इसका। हेडूप है, हेलूप है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से मतलब होता है कि कौन कौन से एप्लीकेशन पैकेज आप यूज करेंगे, तो उसका नाम बता रहा है। क्या नाम है? हेडूप। सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क फॉर क्या काम करता है? स्टोरिंग डेटा एंड रनिंग एप्लीकेशन ऑन क्लस्टर ऑफ कमोडिटी हार्डवेयर। इट प्रोवाइड मैसिव स्टोरेज फॉर एनी काइंड ऑफ डेटा, enormous processing power and the ability to handle virtually limitless concurrent tasks or jobs. However, because of the aspect such as the newness of the concept and lack of talent, it is hard to master it. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो इसमें ऐसा एस्पेक्ट है कि कॉन्सेप्ट एक तो नया है,
और टैलेंट उतना है नहीं, तो कहते हैं इसमें चाहे ये सॉफ्टवेयर आ भी गया है लेकिन उसके बावजूद इसमें मास्टरी करना हार्ड है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स कैसा चाहिए होगा आपको, तो उसने कौन सा वाला चाहिए होगा, हाईली स्किल्ड पर्सनल। ठीक है, द डेटा साइंटिस्ट एंड अदर डेटा एनालिसिस एसोसिएटेड विद दिस फंक्शन need to be understand the data in depth. They also need to have a sense of the issue that, ये क्या लिखा हुआ है, That is at hand. is लिखा होगा ना, क्या लिखा है, Is ये नया बुक आया है ना, अभी इसका करेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, that is at hand and the solutions that are being looked for। तो इसमें बोला कि इसमें they also need to have a sense of the issue that is at hand and the solution that are being looked for। तो जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज के बंदे होंगे उनको ये होना चाहिए कि वो क्या चीज कर रहे हैं और किस चीज पे, किस चीज को देख रहे हैं, किस चीज के लिए किस सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ओनली विद दीज prerequisite they will be in a position to determine that they have valid information of their exercise। अब बात आई यूज ऑफ बिग डेटा इन मार्केटिंग। तो इतना सारा जो डेटा के बारे में पढ़ लिया, तो उसको मार्केटिंग में कैसे यूज करते हैं। तो क्या बोलता है, इसेंशियली एक्वायरिंग, रिटेनिंग एंड डेवलपिंग कस्टमर। तो यहाँ पे बोला मार्केटिंग का एम तो ये है, फॉर ऑल दीज थ्री बिग डेटा एनालिसिस इज द ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो तीनों काम करने के लिए बिग डेटा एनालिसिस का यूज होता है। As stated above, customers use multiple channels. In doing so, the customer generates huge amount of data that can provide valuable insight of the decision journey of the customer। तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब बिग डेटा में स्टोर हो रही है। The data available from variety of sources about a customer, customer directories, transaction repositories, internet logs, social media, मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर, ATM और अदर अनमेन्ड आउटलेट, ब्रांच ट्रांजेक्शन। तो इन सब से क्या हो रहा है, पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस। तो ये इन सब जगह प्लेसेस से बहुत बड़ा डेटा स्टोर हो रहा है। एनालिसिस ऑफ दिस डेटा यूजिंग अ बिग डेटा एनालिटिक्स। तो ये जो इतना बड़ा डेटा है इसके लिए कौन सी एनालिटिक्स यूज करी थी, बिग डेटा एनालिटिक्स। एंड modeling can be help understanding how different group of customers behave and interact and their purchase decision making process। ठीक है, अब ये जेफ बेजोस का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, जो अमेजोन के CEO है। इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फादर ऑफ कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग एम्ड एट नॉन स्टॉप इंटरेक्शन विद ए कस्टमर। सो one find and on Amazon a phrase like, are you still looking for a wallet watch? This is one example for application of big data analytics in which one remembers the customer's step and target the marketing effort accordingly। तो वो क्या है, वो कस्टमर के स्टेप्स को काउंट करता है, क्या कर रहा है वो, उसके अकॉर्डिंग वो मार्केटिंग करता है। द सिचुएशन, द नेचर ऑफ मार्केटिंग मैसेज कैन बी एज वेरीड एज वंस इनोवेटिवनेस कैन परसीव। बिग डेटा एनालिटिक्स कैन बी वेरी यूजफुल फॉर सेवरल मार्केटिंग फंक्शन गिवन its immense power of analyzing customer behavior, also through predictive modeling indicate the future कस्टमर। तो यहाँ पे इन डेटा से वो क्या करते हैं, कस्टमर के बिहेवियर की स्टडी करते हैं और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग इंडिकेट कि कस्टमर आगे क्या चाहेगा उसके बारे में। सेंटीमेंट एनालिसिस, दिस एनालिसिस कैन हेल्प ट्रैकिंग कस्टमर व्यू टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट कस्टमर बेस्ड ऑन द इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। एक पॉइंट है यहाँ पे, कस्टमर 360 डिग्री। It helps to identify customers' profile,
and capacity, understand product engagement, to detect impending exit of the customer is about to leave, and to analyze reason for potential loss of the। तो वो ये भी देख ले रहा है कि कितने कस्टमर मतलब बिल्कुल छोड़ने वाले हैं जगह, अगर मार्केट में आपकी शॉप में आए हुए, तो वो एनालाइज कर देता है कि इससे कितना पोटेंशियल लॉस हो सकता है। ठीक है, आगे कस्टमर सेगमेंटेशन, तो ये तो बहुत जरूरी चीज है कि किस तरह के कस्टमर्स हैं आप। इट कैन फैसिलिटेट सेगमेंटिंग कस्टमर बेस्ड ऑन देयर यूसेज and their potential. Such segmentation is useful for designing targeted program for the potential customers to create suitable loyalty program for card customer। ठीक है, नीड को कंट्रोल करें आप लोग। बेस्ट ऑफर, इट ऑल्सो हेल्प इन प्रेडिक्टिंग कस्टमर्स गोल थ्रू एनालिसिस ऑफ कस्टमर प्रोफाइल एंड ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो वो ये देख लेता है कि कस्टमर के इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल उसके अकॉर्डिंग उसको क्या बेस्ट ऑफर किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग द प्रपोजिशन फॉर द कस्टमर बेस्ड ऑन द कस्टमर गोल्स। इट कैन हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटजी फॉर टाई अप विथ फेमस रिटेलर्स फॉर डिस्काउंट्स ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ही बोला है कि वो टाई अप भी कर लेते हैं कई बार। ठीक है, टाई अप करके वो किसी फेमस रिटेलर से टाई अप करके डिस्काउंट करके वो प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। चैनल जर्नी, दिस कैन बी यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ मल्टी चैनल बिहेवियर एंड डिटरमाइन इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस चैनल्स। बेस्ड ऑन दीज इट हेल्प्स इन गाइडिंग द कस्टमर टू देयर फेवरेबल चैनल। तो कौन से चैनल से अपना सामान लेगा उस चीज का बिहेवियर की स्टडी करके तो वो प्रोडक्ट उसी तरह पहुंचा। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इट इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड इन डिटरमाइन द टारगेट कस्टमर। किस कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो उस तरह प्रोडक्ट को मैनेज करते हैं। प्रोडक्ट की प्राइसिंग, तो ये भी अगेन वही है कि वो कौन सी कस्टमर की प्रेफरेंसेस को देखते हुए बन रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्राइसिंग रखते हैं। नेक्स्ट बेस्ट एक्शन मार्केटिंग, NBA, next best action marketing can enhance customer centric approach by helping in determining the offering for the customer based on customer need and interest। उसके अकॉर्डिंग तो नेक्स्ट बेस्ट एक्शन मार्केटिंग वाला कि कस्टमर की नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑफरिंग करना उसको। बिल्डिंग ओमनी चैनल कस्टमर सर्विस मॉडल, the focus of the organization is shifting from optimizing each channel separately to integrating the customer's experience across all channel। तो किसी पर्टिकुलर चैनल को ऑप्टिमाइज करने का वो नहीं है, वो कह रहा है कि उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, डिजिटल या ट्रेडिशनल, इन ए बिग डेटा एनालिसिस इट इज वेरी यूजफुल। ओमनी चैनल का मतलब है मल्टी चैनल, मतलब एक ही से वो खुश नहीं करना उसको। Customer engagement, with the help of the big data, knowledge about the customer is more extensive. This makes it possible to devise more targeted strategies for engaging the customer. One can get access to information about the customer's location, test, one can get access to information about the customer location, taste and preferences। तो कस्टमर एंगेजमेंट के लिए ये इन सब चीजों को ध्यान में रखता, लोकेशन, टेस्ट और प्रेफरेंसेस। इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर टू कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जांपल, ए कस्टमर व्हेन विजिटिंग एनी अदर सिटी डिजायर्स टू विथड्रॉ कैश बी नोटिफाइड अबाउट द नियरेस्ट एटीएम ऑन हिज मोबाइल फोन। अब देखो ये आजकल जो कस्टमर एंगेजमेंट वाला हो रहा है ना, आजकल क्या हो रहा है कि जैसे बिग डेटा के अकॉर्डिंग आपको पता है कि एक बंदे ने 5 बार पिज्जा खाया था पिछले वीक में। एक बंदे ने 5 बार पिज्जा खाया था एक वीक में, तो उसको ये मालूम हो जाता है कि ये पिज्जा का शौकीन है।
तो जैसे ही वो पिज्जा के आउटलेट से बाहर निकलेगा तो पिज्जा का आउटलेट उसके मोबाइल पे एकदम टुड़ंग से मैसेज आ जाएगा, उसमें आएगा बाई 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, तो वो कैसे उसको पता लगा कि ये पिज्जे का शौकीन है? जो बिग डेटा स्टोरिंग हो रही है उस बिग डेटा में उसने अपनी पार्टिसिपेशन ले रखी है। तो उसमें जब भी कोई पिज्जा खाता हो उसका मोबाइल नंबर डालते हैं, आजकल तो बिल जब कटता है तो आपसे नंबर पूछ लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे और कि आपकी ईमेल आईडी से, आपके व्हाट्सएप से, फेसबुक से भी वो पता लगा लेते हैं। तो कस्टमर इंगेजमेंट करने का भी ये तरीका है। इनको जॉकी बोलते हैं ना सर, कस्ट है ये सब चीजों को जॉकी बोलते हैं ना, जिसमें हम अगर कोई यूट्यूब में सर्च करें वो फिर उसी को दिखाते हैं। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, सर दोबारा बोलेंगे? मैं बोला सर इसको शायद जॉकी बोलते हैं ना, जॉकी असेसमेंट बोलते हैं से कुछ, जो आप एक बार सर्च करें यूट्यूब में फिर दोबारा से वही वाला नहीं, सिनेरियो यहाँ थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे क्या है, सोशल मीडिया में आप सर्च करके बता रहे हैं। जी जो ये मैं बता रहा हूँ उसमें क्या है, आपने सर्च नहीं किया, आपने एक एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस आपका वेब में स्टोर हो गया, और जहां पर स्टोर हुआ बिग डेटा में उसकी मेंबरशिप किसी ने ले रखी है। तो जैसे ही आप उसके आसपास 100 मीटर की रेंज में आएंगे और उन्हें पता है पिज्जा का शौकीन है, तो मैसेज फ्लैश हो जाएगा उसको। वो जॉकी थोड़ा सा अलग हुआ। ओके ठीक है, उसमें कस्टमर क्या है, इनपुट दे रहा है, यहाँ पे इनपुट कैप्चर किए हुए उसके। अच्छा कस्टमर रिटेंशन एंड लॉयल्टी, continuing interaction with a customer provides more information about her. This helps in better understanding of the customer's decision making and in identifying more opportunities to dealing with the customer. तो यहाँ पर वही बात आ रही है कि अगर जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी तो उससे क्या होगा, हम उसको अच्छी तरह समझेंगे और उसका रिटेंशन होगा। मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड परफॉर्मेंस, तो इस बिग डेटा एनालिटिक्स से क्या होगा, एक तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली इम्प्रूवाइज करेंगे प्रोसेसेस को, देयरफॉर यूजफुल इन बेटर एलोकेशन ऑफ चैनल एक्सपेंसेस, thus reducing marketing operation cost and also improving the effectiveness of the marketing program। ठीक है, तो अभी ये जो बात आई थी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो इतने सारे चीजें हमने पढ़ी, करीब 20-25 आइटम पढ़े, ये क्या चीज थे? मोटा मोटी सर ये कस्टमर का बिहेवियर और उसके लाइफ क्या चीज? यूज ऑफ बिग डेटा इन मार्केटिंग। नहीं, बिग डाटा की टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा सर हमने। टेक्नोलॉजी, उसमें कौन टेक्नोलॉजिकल सी टूल्स, टेक्नोलॉजी टूल एप्लीकेशंस कैसे कौन से यूज होते हैं, या मतलब टर्मिनोलॉजी। ठीक है, थोड़े सर समझ में तो कम आया सर ये है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब एक समझ में बिल्कुल कम आया है, लेकिन आपकी नजरों से या जो कान से गुजरा है ना, तो अगर ये वहां क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा जरूर आपको वो हेल्प कर सकता है। अब मतलब देखो जैसे ये जो चीज है, ये तो थे टेक्नोलॉजी थी यहाँ पर, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग, क्लस्टरिंग, टेक्स्ट एनालिटिक्स, न्यूरल नेटवर्क और लिंक एनालिसिस, सर्वाइवल एनालिसिस और डिसीजन ट्री। ठीक है, फिर डेटा स्टोरेज, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ह्यूमन रिसोर्स। हाँ अच्छा, ये जो अभी इमीडिएटली हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, यूज ऑफ बिग डेटा इन मार्केटिंग। तो उसमें सेंटिमेंट एनालिसिस, कस्टमर 360 डिग्री, कस्टमर सेगमेंटेशन, बेस्ट ऑफर, चैनल जर्नी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट प्राइसिंग, नेक्स्ट बेस्ट एक्शन मार्केटिंग, बिल्डिंग ओमनी चैनल। कुछ कुछ तो समझ में आया होगा शायद। सर यूज तो थोड़े बताए समझ, ये जो पीछे टेक्नोलॉजी बताई है ना सर, इसमें थोड़ा नहीं समझ में आया था।
मुझे लगता है सर क्वेश्चन जब हम करेंगे ना इसके तो शायद दिमाग में बैठ जाएगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ हाँ, वो तो है ही सर, कुछ तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ना पढ़ने से तो फर्क पड़ेगा शायद इसमें, फर्क तो पड़ेगा है? सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और बहुत ज्यादा नहीं, आप केवल अगर हेडिंग को भी एक दो बार देखेंगे तो भी थोड़ा सा वहाँ कंफर्ट जोन में आ सकते हैं इस क्वेश्चन में। और मेरा कहना यह है कि इसमें से बिग डेटा में से 2-3 क्वेश्चन सिर्फ बिग डेटा में से आ सकते हैं, ठीक है। इसी तो बार आप सारा जैसे अभी यहाँ पे ये इसी है, बार जुड़ा है ना सर ये सारा टॉपिक, जैसे बिग डाटा वाला तो ये नया लास्ट, ऐड हुआ है। हाँ लास्ट ईयर नहीं था ना ये? नहीं, लास्ट ईयर था, बुक आ गई थी इनकी, अगस्त वाले में बुक आ गई थी इनकी। अच्छा, अगस्त वाले में। हाँ, लेकिन वो बुक आ गई थी तो उसमें लास्ट ईयर में से एग्जाम में आया था नहीं आया था, ये तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। बेटा ये बिग डेटा है। वो भी कह रही है कि जैसे खत्म नहीं हो रहा है, क्या है ये बिग डेटा है। मैं तो केवल एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इस बिग डेटा का जब वहां क्वेश्चन आएगा तो आधे लोग तो ये कहेंगे कि ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है, खासकर से वो लोग जिनके पास नया एडिशन की बुक नहीं है। नहीं है, और 70-80% लोगों के पास नए एडिशन की बुक अभी भी नहीं है, ठीक है। आप में से भी कुछ लोग हैं इनके पास नहीं है सर, पुरानी बुक है। नहीं है, तो वही सबका हाल होगा। तो इसीलिए ये हम लोग तो वो कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे आपको। ये अवनीश कुमार जी कह रहे हैं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अपने जो YouTube की जो वो होते हैं क्वालिटी होती है उसमें 720 पे जाके आप बढ़ा के देखें, बिल्कुल साफ दिखाई देगा आपको, ठीक है। YouTube में पिक्सल सेटिंग नहीं करते हैं तो उसकी वजह से ये साफ नहीं आता है, ठीक है। तो आप पिक्सल सेटिंग सही करें तो ये बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। हाँ, मैं बात कर रहा था कि ये बिग डेटा का जो क्वेश्चंस अगर आएगा तो मान लिया 3 क्वेश्चन आते हैं तो मैं सोचता हूँ 2 तो जरूर हो जाएंगे आप, इसमें से किस ठीक है। तरह के क्वेश्चन आएंगे सर? जैसे अभी पीछे जब हम पढ़ रहे थे ना, जैसे यही 4 ऑप्शन दे दिए, ये 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में पूछा, इसके रिगार्ड में कोई सेंटेंस बना के पूछेगा, इट इज रिलेटेड टू विद, उसमें लिख देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आगे लिख देगा बिग डेटा, फिर लिख देगा स्ट्रक्चरल डेटा, ऐसे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तो रिलेट टू विच ऐसा करके आ सकता है, ठीक है। और जैसे 2-3 चीजें हैं, नेक्स्ट बेस्ट एक्शन इज रिलेटेड विद, ठीक है। तो अगर ये चीजें थोड़ा थोड़ा मेमोराइज करो तो क्वेश्चन में आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, बिग डेटा का बेनिफिट क्या है? तो पहला बात तो है रेडी एक्सेसिबिलिटी, रेडी एक्सेसिबिलिटी मतलब बिग डेटा में जो भी डेटा होता है उसको आप हमेशा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कैन कलेक्ट वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा पर्टेनिंग टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, कहीं पर भी वो डेटा हो उसको आप खुद वो कर सकते हैं, इमीडिएटली यूज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। सच एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा हैज enabled the organization to efficiently design their marketing strategy and program. The decision making process is faster and more accurate. It has become much easier to forecast result of marketing action के जो forecast result हैं उनको बनाना बहुत आसान है। For example, the executives of the Netflix were confident about the success of their show House of Cards before the first episode was telecast, as they had based the program on 3 strong factors identified through the analytics process: David Fincher popularity, Kevin Spacey also popular, and success of the British version of the program.
तो यहाँ पे बेसिकली जब डेटा की अवेलेबिलिटी है तो वो कुछ भी चीज पहले से उस डेटा को यूज करके कुछ इन्फ्रेंस या अनुमान लगा सकते हैं। वाइडर नॉलेज ऑफ कस्टमर, तो ये तो कॉमन सी बात है कि जो कम जानकारियां लेते थे अब वो कस्टमर के बारे में बहुत सारी जानकारियां ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखना, अ कस्टमर ऑनलाइन बिहेवियर इज लिटरली ट्रैक्ड, दस कस्टमर प्रोफाइल इज एक्सपेंडेड विद मैनी मोर डेटा पॉइंट्स। तो वो जैसा वो कर रहे हैं, आप इसका तो सिंपल उदाहरण ये है कि जब आप YouTube खोलते हैं तो आपको आपके पसंद के दिखाता है, मैं देखता हूं तो मुझे मेरी पसंद के दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज क्या बोला कि वाइडर नॉलेज हो, तो कस्टमर के बारे में सब पता रहता है कि वो कैसा है, कब लेता है, सुबह के समय क्या खाता है, शाम के समय क्या खाता है, कितने दिन में बाहर जाता है, सब पता लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर वेबसाइट एक्टिविटी हैज बिकम इजी, क्योंकि जो कुकीज होती हैं, कुकीज क्या होती हैं, एक तरह से टेम्पोरली स्टोरेज कर लेती हैं आपकी एक्टिविटी को, टेम्पोरली स्टोरेज कर लेती हैं आपकी एक्टिविटी को, ठीक है। क्लियर हो गया। यूजिंग दिस एक्सटेंसिवली इफ यू सर्च ऑनलाइन फॉर स्पेसिफिक ब्रांड, तो आपको ऐसा भी है, आपने देखा कि आप शूज के बारे में देखेंगे तो फेसबुक में आपके पास शूज के ही ऐड आने लग जाएंगे, ठीक है। या इवन अमेजोन के भी ऐड आएंगे तो शूज के ही आएंगे, मोबाइल के नहीं आएंगे। तो जो आप करते हैं उससे वाइडर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये एक बहुत कॉमन सा एस्पेक्ट है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Assessing promotions measure wider range of information. Social media data contains wide range of information. This include the feedback of the customer, useful information about brands, product information. This help the understanding of customer much better, know about his needs, his preferences, and his thought process. Organization equipped with such information are better positioned to develop more customer friendly product. Accessing promotion measure, assessing promotion, assess करना। अनदर बेनिफिट टू असेसिंग द सक्सेस ऑफ प्रमो, अब यहाँ पर जो आपने प्रमोशन कैंपेन चलाया था उससे क्या रिजल्ट आपके पास आया, उससे आप ये एसेस कर सकते हैं कि आपका प्रमोशन का जो प्रोग्राम था वो कितना सही चला। विद मोर ग्रैनुलर डिटेल्स बिकमिंग अवेलेबल एंड हेंस मोर इंसिसिव एनालिसिस पॉसिबल, तो जितनी ज्यादा डिटेल, बेसिक डिटेल्स आपको मिल रही तो उससे आप ज्यादा वो कर सकते हैं, ठीक है। प्राइसिंग डिसीजन, इवन इन द मैटर ऑफ कॉमन फंडामेंटल डिसीजन, फॉर इंस्टांस प्राइसिंग, बिग डेटा एनालिसिस कैन बी immense benefit in time of recession और सीजनल लीन पीरियड, डिस्काउंटेड सेल। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जैसे ऑफ सीजन सेल वगैरह आ रही है, ठीक है। और कुल मिलाकर के जैसे आजकल अब ये बिग फ्राइडे, बिग वेडनेसडे से सेल आती ना, तो वो बेसिकली अपनी सेल्स को प्रमोट करने के तरीके हैं। यूजुअल ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलोड हैज बीन टू ऑफर सेम फ्लैट डिस्काउंट अक्रॉस द बोर्ड। विद ए बिग डेटा एनालिसिस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द ऑफर डिफरेंटली। तो अब यहाँ पर ऑफर भी अलग अलग है, अब तो इतना इसको ऑफर अलग अलग होना क्या बोलते हैं। आपने कभी देखा कि आपके लिए कुछ और ऑफर है, दूसरे के लिए कुछ और है, तीसरे के लिए कुछ और ऑफर है? सर हमारे बैंक में आता है ना, जैसे लोन का आता है ना, सबके पास अलग अलग अमाउंट का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग आता है, प्री अप्रूव्ड लोन। तो वो उसमें उनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होता है, तो बिग डेटा नहीं होता उनके पास, तो वो नहीं कर पाते, ठीक है। और एक और चीज है, डायनामिक प्राइसिंग का भी सिस्टम आ गया। डायनामिक प्राइसिंग का मतलब है कि सुबह 4 बजे से 6 बजे तक लोगे तो अलग प्राइस दिखाएगा, 7 बजे से 12 बजे तक लोगे तो अलग दिखाएगा। ये मतलब एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है। और तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने एक शूज लिया था, जैसे ही मैंने वो शूज ले लिया, सही कह रहे हो सर, होता है सही। 300 रुपए कर करके फिर आने लग गया। मीन्स आपने उस प्रोडक्ट में एक ट्रस्ट दिखा दिया, और अगर आपने ट्रस्ट दिखाया है तो इमीडिएटली 300 रुपए का तो आप सोचेंगे 2 ले लो,
ठीक है। तो ये डायनामिक प्राइसिंग, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? बिग डेटा से। कस्टमर को एनालाइज कर रहा है अभी, कस्टमर इसमें इंटरेस्ट शो बिल्कुल कर रहा है, उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग बिल्कुल, फिर वो करते हैं सर। कस्टमर के अकॉर्डिंग ही प्राइसिंग सेट होती है, यस सर। और कंपनी का अपना सिस्टम है, और ये एक तरह से कह लीजिए कि बहुत एक आपके सेंटीमेंट से बहुत एक जबरदस्त खेल साथ कर में रहे हैं। सर, साथ में एक टाइमर और लगा देते हैं भाई, 15 मिनट 14 मिनट तक हो जाए। हाँ, कस्टमर को बस ऐसे कर देते हैं, "भाई ले ले भाई, इसको नहीं तो ये कि ले वह आ।" अब ले ले, नहीं तो कल मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने एक आईफोन लिया, तो उसके 3 दिन बाद उसके 2,000 रुपये और कम हो गए। मैंने कहा कि यार 2,000 और कम हो जाते फिर। चलो, तो तो वो रिटर्न करके इसका दोबारा फायदा मंगवा एक हो लेते सकता सर। है सर रिटर्न करके दोबारा मंगवा लेते। हाँ, यही काम नहीं, है उसमें बस। रिटर्न में बड़े बदमाश है वो। उसमें जो है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई कर देते हैं सर फिर वो। हाँ बहुत टर्म्स कंडीशन है, मतलब वो कहते हैं डिफेक्टिव पीस पे ही रिटर्न बोलेगा। अब डिफेक्टिव पीस जब है ही नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं कलर बोल देते ना, कलर अच्छा नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगा। अब की बार वापस करूंगा, आपसे बात करूंगा पहले। चलो, अब ऐसा होता ना, एक चीज और भी बताएं आपको, कि मार्केटिंग अब ऐसा हो गया है कि हम लोगों का जो परचेजिंग पावर है थोड़ा कंफर्ट जोन में तो है ही। जब हम ले लेते हैं ना तो परवाह नहीं करते, अरे कोई बात नहीं, 100 रुपये चले कोई बात नहीं, तो वापस भी नहीं करते। ठीक है, और वापस करने के लिए भी बहुत बड़ा स्किल चाहिए। सबसे पहली बात तो है उनके हेल्पलाइन में बात कर पाना। नहीं, कभी आपने महसूस किया? यस हाँ सर, सर, होते हैं। बहुत मतलब वो आप होते हैं। बात करने में बड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको, और जब 2-3 बार में बात नहीं होती तो आप भी छोड़ो यार क्या करना। वो अपनी बात मनवा लेते हैं। चलो आगे देखिए। तो चैलेंज इन एडॉप्टिंग, अब बिग डेटा एनालिटिक्स में क्या चैलेंज है, अभी हम समझ तो गए क्या चीज है, तो चैलेंज में क्या है? एडॉप्टिंग बिग डेटा एनालिटिक्स दो इसेंशियल तो है एंड वाइटल फॉर बिजनेस, प्रेजेंट सर्टेन चैलेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन नीड टू ओवरकम दी चैलेंजेस, मेक यूज। तो अब कौन कौन से? डेटा की क्वालिटी, ये जो डेटा जहां से आप उठा रहे हैं वो कितनी जेन्युइन है, कितनी सही है। तो अगर वो डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो बोलता है डेटा क्वालिटी इज क्रिटिकल फॉर एनी एनालिसिस टू बी यूज एंड बेनिफिट ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा विल रेंडर एनी सच एक्सपीरियंस वर्थलेस एंड इट मे हार्म रादर देन बीइंग बेनिफिट। तो अगर डेटा रेलिवेंट नहीं है तो वहां पे ठीक है। यूजुअल इशू ऑफ द डेटा आर डर्टी डेटा दैट इंक्लूड्स इनवैलिड एंड irrelevant information, मिसिंग वैल्यूज, इनएडिक्वेट डेटा साइज। जैसे मैं बताऊं कि हमारा जो है वो एक एसएससी बैंक का कोचिंग सेंटर है, ठीक है। तो हमने फेसबुक में ऐड लगाया, तो वहां से जो है 200 नंबर मिल गए हमको, लेकिन बात करने में पता लगा कि उसमें से 1 या 2 ही लोग ऐसे थे जो कोचिंग से कंसर्न रखते थे। पता नहीं वो कैसे उन्होंने अपना नंबर, मोबाइल नंबर उसमें फीड कर दिया। तो क्या है कि इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन से भी दिक्कत होती है। डेटा वेलोसिटी, अब डेटा वेलोसिटी में हमने सुबह पढ़ा था कि डेटा क्या बहुत फास्ट चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अगर डेटा वेलोसिटी सही नहीं है आपकी तो काम गड़बड़ होगा। तो क्या है डेटा वेलोसिटी? डेटा वेलोसिटी मैंने बताया था कि बहुत तेजी से चेंज होता रहता है डेली, ठीक है। तो उसमें बोलता है टुडे डेटा इज पोरिंग in at a very fast pace, that too from external sources like social media, processing data at a matching pace, deriving conclusion and take follow-up action with matching pace of the it's quite difficult। तो जितनी तरह से पता लगा आपने जो डेटा स्टोर करके रखा हुआ है वो जैसे ही आपने यूज किया तो पता लगा कि उसने तो 2 दिन पहले शूज खरीद लिए थे और आप उसमें मार दे ऐड दिए जा रहे हैं उसको। तो अपडेट भी हो जाना चाहिए, ठीक है। फ्रेमवर्क फॉर हैंडलिंग डेटा, ये जो डेटा है उसका हैंडलिंग कैसे करेंगे? फ्रेमवर्क का मतलब आपने कैसा क्या सिस्टम बना रखा है।
putting in place the system and framework for big data in itself is a common challenge for organization. This need to be determined according to the organization's need and no one system can suit all. तो जो भी आप सिस्टम बना रहे हैं ऐसा नहीं कि वो सबके लिए काम करेगा, हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सेकेंडली द स्किल सेट रिक्वायर्ड आर डिफरेंट। इसके लिए हैंडलिंग डेटा के लिए आपको जो मैन पावर वगैरह चाहिए वो भी किस तरह चाहिए, एक अलग तरह की चाहिए, सुटेबल चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन, another aspect of organizational challenge is the way modern organization function. In silos, this design of having distinct channel and sub-channel functioning in isolated manner is not amenable to the basic concept of basic data to seek integrate entire data in a single large pool looking to it holistically. तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जो ये डेटा है हमारे पास छोटे छोटे आइसोलेट मैनर में आप उसको यूज नहीं करेंगे, आप उसको कौन से मैनर में यूज करेंगे, हॉलिस्टिकली मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें हर एंगल से यूज करना है। आप किसी भी डेटा को एक या किसी भी चैनल को किसी भी चीज को आइसोलेटेड मैनर में यूज नहीं करेंगे। हेंस देयर इज द नीड ऑफ integration of various department for this purpose. Data privacy regulations. Data privacy regulation. तो डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन आपने सुना होगा कि जब भी डेटा स्टोर होता है तो उसमें एक डिक्लेरेशन आता है कि आपकी डेटा किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश तो की जा रही है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका डेटा सिक्योर नहीं है। Government have start putting in place a law regarding the data privacy, data collection, transparency and confidentiality. अब यहाँ पर देखिएगा कि जैसे फेसबुक है, इतने लोगों का डेटा उसके पास है, तो वो क्या सेल तो नहीं कर रहा लेकिन उस डेटा को खुद ही यूज कर रहा है। और कैसे यूज कर रहा है कि किसी ने, कोई शूज कंपनी है ली कूपर की, उसने कहा कि साहब हमारे ये ऐड दिखा दो, उन लोगों को दिखाना जो हर साल में एक जूता खरीदते हैं और वो 3000 से ऊपर का होता है, ठीक है। अब फेसबुक को ये कैसे पता लगेगा किसी ने जूता खरीदा? वो भी तो बिग डेटा यूज कर रहा होगा ना नहीं, फेसबुक। वो ठीक है, उसका पास बिग डेटा है, वो बाहर से नहीं ले रहा है क्योंकि प्राइवेसी की वजह से उसको बाहर से नहीं मिल रहा डेटा, लेकिन उसके पास तो अपना ही बिग डेटा है भाई। जहां पर 2 बिलियन 3 बिलियन लोग, समझे, 2-3 बिलियन लोग फेसबुक यूज कर रहे हो, मान लिया, ऐसे समझ लो कि डालते हैं उसमें, है उसमें इमेजेस डालते हैं सर, इस वजह से। हाँ हाँ हाँ। वो एक बार कहीं दिल्ली में घर में चोरी हो गई तो पुलिस ने उसे पूछा कि भाई तुम्हें कैसे पता लगा यहाँ कोई नहीं रह रहा 3 दिन से? तो उसने बताया फेसबुक में वो लिखा हुआ था, वो नैनीताल के फोटो डले हुए थे उनके। तो वो ये सब बिग डेटा ही तो है, ठीक है। तो फेसबुक की बात हो रही थी, तो वो दूसरों को सेल तो नहीं कर रहा लेकिन दूसरों के पर्पज के लिए यूज कर रहा उसको, ठीक है। अभी यूएस इलेक्शन की बात आई थी ना पीछे, फेसबुक ने जो है कि कौन से पार्टी को जिताना है, उस पार्टी से रिलेटेड जो पोस्ट थी उनको क्या किया, सोशल मीडिया प्रोपेल पे। किया, ज्यादा शो करा उसने, ठीक है। चलो, द यूरोपियन यूनियन हैज पास द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस 2018 में। दिस रेगुलेशन लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन कलेक्ट, रिक्वायर ऑप्ट इन कंसेंट फ्रॉम इंडिविजुअल्स। तो जो भी डेटा आप ले रहे हैं तो उसमें क्या है, ऑप्ट इन कंसेंट ले रहे हैं, एंड ऑल्सो रिक्वायर प्रोवाइडिंग द राइट टू बी फॉरगॉटन टू द कंज्यूमर। तो 2 बातें उसने बोली। दिस रेगुलेशन लिमिट्स द टाइप ऑफ डेटा दैट ऑर्गेनाइजेशन के, कितने तरह के डेटा वो कलेक्ट कर सकते हैं, रिक्वायर ऑप्ट इन कंसेंट फ्रॉम इट, तो उसमें
वो उनकी जो फॉर्म होता है, आपने देखा होगा अकाउंट खोलते समय कुछ आप ऑप्शनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक है, कुछ लोग देते हैं कुछ लोग नहीं देते हैं। ऑल्सो रिक्वायर प्रोवाइडिंग द राइट टू फॉरगेटिंग forgotten to the customer. Organization therefore have anxiety about data security. तो अगर आप डेटा को ले रहे हैं तो आपको उसे सिक्योर भी करना है, क्योंकि रेगुलेशन में फंस जाएंगे आप। कॉस्ट ऑफ बिग डेटा, अब देखो देयर इज नो फ्री लंच। अब इतनी सारी हम लोग बात कर रहे हैं तो भैया उसके लिए तो हमें क्या है, टेक्नोलॉजी हो गया, डाटा स्टोरेज हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ये सब कौन से फैक्टर हैं, कॉस्टलियर फैक्टर है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन रिसोर्स है, आपके एप्लीकेशंस हैं, ये सब चीजें क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, कॉस्ट ऑफ बिग डेटा बहुत हो सकती है। यूज ऑफ बिग डेटा बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे अगर बात करें बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की, तो उसने बोला बैंक ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव रियल एसेट्स, डेटा इज देयर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, ठीक है। तो रियल एसेट तो होता नहीं, तो जो बैंक के पास डेटा है वो डेटा ही अपने आप में क्या है, उसके लिए एसेट्स है। तो इसके लिए क्या करता है, बिग डेटा एनालिटिक्स कैन हेल्प द बैंक्स इन रियलाइजिंग द वैल्यू एम्बेडेड इन देयर डेटा इन्वेंट्री थ्रू इंक्रीज इन देयर रेवेन्यू ऑल्सो एनहांस। अब जैसे फेसबुक अपना डेटा यूज करता है, ऐसे ही बैंक भी अपना डेटा इन्वेंट्री यूज कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। एज पर स्टडी 90% of bank were of the view that big data initiative will be the determining factor of the winner। तो सिंपल बात है कि डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा, जिसके पास बिग डेटा अच्छा होगा वो जो है विनर होगा। और इसमें और भी सर्वे हुए हैं, इसमें 37% जो है कस्टमर ने ओपिनियन दिए कि देयर बैंक अंडरस्टूड देयर, क्योंकि बैंक उनकी जरूरतों को समझता है, और तभी समझेगा जब उन्होंने अपनी इच्छाएं बैंक को बताई होंगी, ठीक है। These are pointers to the absence of the right analytical tools in bank, and also underscore the need for banks to take steps in this respect. Following are some salient finding of one of the study regarding implementation of big data analytics in the banks and financial। तो इसमें कुछ regarding study आई है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि These are focusing initial big data effort to internal source of, सबसे जो internal source of data है उसी से big data बनाने की कोशिश कर रहे हैं। They lag behind their cross industry peers in key analytics capability। और वो क्या होते हैं, जो उनके साथ peers का मतलब होता है, peers का मतलब होता है जैसे आप 10 बैंक हैं तो आपस में बैंकों को peers बोलते हैं, ठीक, इंडस्ट्री peers। तो उसने बोला कि वो पीछे रह जाते हैं की एनालिटिकल कैपेबिलिटीज में। मोस्ट ऑफ दीज आर आइदर डेवलपिंग बिग डेटा, और अधिकतर लोग बिग डेटा डेवलप कर रहे हैं और पायलट्स पे काम कर रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट होता है ना। ओनली फ्यू हैव मूव टू एम्बेडिंग एनालिटिक्स इनटू, बहुत कम लोगों ने इस तरफ कदम बढ़ा दिए हैं अभी। कौन किसमें, टू एम्बेडिंग एनालिटिक्स इनटू ऑपरेशनल प्रोसेस, जो आपके प्रोसेसेस हैं उसमें आपकी एम्बेडिंग एनालिटिक्स को यूज करना। मोर देन हाफ ऑफ द एफर्ट आर फोकस्ड ऑन अचीविंग कस्टमर सेंट्रिक आउटकम। They start their big data effort with an infrastructure that is scalable and extensible। मतलब ऐसे डेटा से शुरू कर रहे हैं जो बढ़ाया जा सकता है। बेसिक एलिमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग बिग डेटा एनालिटिक्स, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि अगर आप बिग डेटा एनालिटिक्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या, एजुकेट, बिल्डिंग ए बेस नॉलेज, एक्सप्लोर, ये 4 ई हैं, एजुकेट, एक्सप्लोर, एंगेज और एक्सिक्यूट। किस चीज के बारे में बात हो रहा है कि जो बेसिक एलिमेंट है इंप्लीमेंट करने के लिए रिक्वायर है। तो एजुकेट में क्या है, बिल्डिंग अ बेस ऑफ नॉलेज, एक्सप्लोर में डिफाइनिंग द बिजनेस केस एंड रोड मैप, एंगेज में एम्ब्रेसिंग बिग डेटा, एग्जीक्यूट में implementing big data at scale। For an organization wanting to introduce big data analytics, the starting point will be to assess the current stage of the organization in terms of, तो अगर आपको इंट्रोड्यूस करनी है तो पहले आप स्टार्टिंग पॉइंट को असेस करिए आपने, ठीक है। करंट स्टेज में क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, एट द स्टेज इश्यू दैट नीड टू बी एग्जामिन, और क्या क्या चेक करने हैं आपको, स्टेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करेंटली, कि अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्टेज क्या है, यूजिंग एनालिटिक्स एंड कस्टमर सर्विस। चैलेंज हिंडरिंग मूवमेंट टू द, अगले नेक्स्ट स्टेज में जाओगे तो कौन से चैलेंज फेस करने पड़ेंगे, रिक्वायर स्टेप टू मीट द चैलेंज, और
उन चैलेंज के लिए कौन कौन से कदम आपको उठाने पड़ेंगे। ऑन द क्राइटेरिया ऑर्गेनाइजेशन कैन ब्रॉडली ग्रुप इनटू 3 स्टेज। कौन कौन सी स्टेज है? 3 स्टेज है। यहां से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या बोलता है स्टेज और उसकी क्या क्राइटेरिया। तो पहला स्टेज में क्या था? अवेयरनेस लेवल इज लो, लैक इन हाउस नॉलेज। तो इसके लिए बोलता है टू बिल्ड बिजनेस केस, एजुकेट सीनियर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग। सेकंड में अब अवेयरनेस लो थी, यहां पर कैसी हो गई? बेटर हो गई। इनिशिएटेड एडहॉक अनस्ट्रक्चर्ड स्टेप्स, लेफ्ट आउट सिग्निफिकेंट वैल्यू, आइडेंटिफाई ऑप्टिमल पाथ, adopting best practices, setting challenging timeline। स्टेज 3 में क्या? अहेड ऑफ करो, मतलब एडवांस पोजीशन पे आ गए। यूजिंग नेक्स्ट जनरेशन सॉल्यूशन, फाइंडिंग वेज टू मूव हायर ऑन द कर्व, प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट जेन स्टेप। ठीक है, फिर आगे क्या है? बैंक विच हैव इम्प्लीमेंटेड एडवांस बिग डेटा एनालिटिक्स हैव रीप्ड सेवरल बेनिफिट। मतलब एक तरह से उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट लिए जिन्होंने बिग डेटा का एनालिसिस वो यूज किया था। तो उसमें क्या है, क्या चीज है? सम ऑफ द दीज आर माइग्रेटिंग कस्टमर टू डिजिटल चैनल पे ले जा रहे हैं वो लोग, गिविंग सीमलेस एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिव ऑफ द चैनल डिवाइस, बहुत स्मूथली काम हो रहा है उनका। रिड्यूसिंग कॉल ट्रांसफर टू द असिस्टेंट फ्रॉम आईवीआर से ही उसका सॉल्यूशन निकल जा रहा है। पर्सनैलिटी बेस्ड मैचिंग फॉर कॉलर्स, अब जिस तरह का बंदा है उसी तरह का कॉलर मिल रहा है उसको, देखो कितनी बड़ी बात है। एंड असिस्टेंट फॉर मोर इफेक्टिव, हाई पोटेंशियल कस्टमर्स डायरेक्टेड टू सीनियर एक्सपीरियंस एजेंट्स प्रोवाइड। तो जो अच्छे वैल्यू वाले कस्टमर उनके लिए डायरेक्ट वो एजेंट्स से कॉल जा रही है। फिर हैविंग स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी वैलिडेशन, फिर फेस टू फेस इंटरेक्शन इन रिमोट एनवायरनमेंट, वो जो आजकल वीडियो वाला फैल पा गया। मैनेजिंग वर्कफोर्स टेल्स impacting the customer satisfaction, increased automation increasing employee efficiency। ठीक है, तो यहां पर बात आई। अब बात आती है रियल लाइफ केस एडॉप्टिंग बिग डेटा एनालिटिक्स। क्या क्या चीजें हैं इसमें? देखो, एक बैंक का एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें एलिमेंट्स है स्ट्रेटेजी में? जर्नी लेवल स्कैन किया उन्होंने, क्वांटिफाइड जर्नी रीडिजाइन करी उसने, रियल टाइम कस्टमर नजिंग करी, कस्टमर को जो इट हेल्प डिजाइनिंग ए कस्टमर टारगेटिंग, ऐसा प्रोसेस बनाया जिसमें कस्टमर का जो भी कस्टमर को टारगेट करने का मतलब यहाँ उसको ज्यादा सेल करना। ठीक है, जर्नी ट्रैकिंग, कैपेबिलिटी बिल्डिंग। तो एक तरह से स्टेप है, कोई बैंक अगर अडॉप्ट करेगा बिग डेटा एनालिटिक्स तो इतने काम उसको करने पड़ सकते हैं। ठीक है, यूज ऑफ बिग डेटा में इंडियन बैंक एग्जांपल, आईसीसी बैंक यूज कर रहा है, 2 केस इसमें बता रखे हैं इसमें। ठीक है, दिस लेड टू बैंक टू ऑफर डिजिटल पे लेटर फीचर। ऐसी सेकंड केस बताया उसने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यूज कर रहा है बिग डेटा में। ठीक है, स्टेट बैंक के 2 केस, एचडीएफसी बैंक है। सम क्वेश्चन दैट अवेयर आंसर्ड वर, can I put my retail asset into it? Does he have a 2-wheeler already? Does he have an auto loan already? Does he have the personal loan ready? तो ऐसे कोई क्वेश्चनों के आंसर मिल जा रहे हैं उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन से। ठीक है, तो ये हमने क्या चीज पढ़ी? बिग डेटा पढ़ा ना। अच्छा, अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग केवल 5 मिनट, अच्छा आपके पास वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं, कई लोगों में बुक नहीं है, हाँ जी बुक सर। नहीं है ना, तो इसको हम कैसे करें? एक काम करता हूँ, मैं इसको व्हाट्सएप में अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है और सर। 2 मिनट आपको दिए जा रहे हैं। आपको ये बिग डेटा वाले जितने हेडिंग्स हैं सिर्फ देखने हैं, याद नहीं करने, क्योंकि वो याद होंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये वाली जो स्लाइड है मैं शेयर कर रहा हूँ आपको व्हाट्सएप पर, आपको रिवाइज करना है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी इस पॉइंट को, इस समय को कैजुअल नहीं ले। अगर कैजुअल ले रहा है तो इट मीन्स वो नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ये मैं बार बार आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। केवल ऑनेस्टली आपको बिग डेटा वाला
जितना था 5-6 पेजेस का, 7 पेज का, उसको केवल ब्राउज करना है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं दे रहा हूं मैं आपको। जो आज कराया सर वो वाला सिर्फ क्या? हाँ, नहीं, कल से बिग डेटा जहाँ शुरू किया था ना हमने, वहाँ से। कल से नहीं, आज सुबह से करिए। सेंड का बटन दबाना भूल गया था मैं। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों ने कर लिया हो। अभी भेजा, आ गया, देखो व्हाट्सएप पे। ये मैंने एक्सरसाइज क्यों करी थी पता है आपको? कोई बताएगा, जवाब देगा? कौन कौन सो रहा है? है क्यों करी थी? एक बार देखने है? के लिए था कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हाँ, देखो ये बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सुना तो आपने थोड़ा बहुत होगा, लेकिन थ्योरेटिकली बिल्कुल नया है और काफी पेजेस में कवर किया है, नया एडिशन किया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, 2-3 मार्क्स का आ सकता है। थोड़ा सा इसको समझना, ठीक है? सबसे पहले इसमें बिग डेटा क्या होता है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है इसमें, कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? बिग डेटा को मार्केटिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक? डेटा स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, और 3V 6V की बात आती है इसमें, ठीक? उसके बाद इसमें लास्ट में कौन कौन से बैंक कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक? तो ये है, और अकेले में आप कभी से रिवाइज नहीं करते। हाँ, इतना जरूर है, ऐसा हो सकता है कि अभी भी 90% लोगों ने नहीं रिवाइज किया हो, लेकिन हम तो उनके लिए बैठे हैं जो पढ़ना चाहते हैं ना, ठीक है? चलो, अब आज का जो हम कवर एंड करेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट या कुछ कॉन्सेप्ट से के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। और आपको मालूम है सुबह आपकी क्लास है, ऐसा तो कोई नहीं जिसे मालूम ना हो कि सुबह क्लास है। मालूम है सर। हाँ, तो इसीलिए इस तरह इतना रात में इतना पढ़ाई करना कि सुबह एक्सक्यूज ना लें आप कि साहब उठ नहीं पाए हम, ठीक है? और कंपल्सिव स्टडी के रूप में देखना कि हाँ कुछ तो देखना ही है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब कुछ कर रहे हैं तो हमें लगता है कि ये चीज हमको आती है, तो उसका सिंपल सा तरीका है, सुबह अगर तूर सर की क्लास चल रही हो तो दूसरे डिवाइस में उसको भी चला लें, ठीक है? क्योंकि YouTube में तो सुनना ही सुनना है, आप मोबाइल पे स्पीकर पे सुन लें। और जब इधर की बात हो रही है तो दोनों को टाइम को यूज करें, कैसे आप कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? करेंगे, उम्मीद करता हूँ। जी सर। सर जो क्लास होता है उसी दिन उसी क्लास को अपलोड करा दीजिए प्लीज इसमें नहीं, अब हो तो रहा है, ऐप में। नहीं सर अभी सेम डे तो हो रहा है। बताओ कौन सा नहीं हुआ, बताओ कौन सा नहीं हुआ? आज वाला सुबह वाला क्लास में ढूंढ रहा था, मिला नहीं मुझे। आपने कब देखा था? मैं शाम को आके 6 बजे के आसपास। नहीं, वो अभी हमने क्या किया है, सारे फोल्डर मॉड्यूल वाइज कर दिए हैं अब, ठीक है? और दूसरा एक चीज और है, अगर कोई क्लास इमिडिएटली नहीं मिलता तो इसका जो यूट्यूब लिंक है वो 1-2 दिन तक चलता रहता है, उसको हम इमीडिएट बंद नहीं करते, इसीलिए कि कुछ भी चीज कहीं पे भी यूज हो सकती है। आज मॉड्यूल कौन सा हुआ था अभी सुबह और शाम में? सर, मैं रेशियो का आज क्लास होने वाला था। हाँ, रेशियो का हुआ था ना आज। तो हाँ मुझे मैं तो तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 90 और 91 दोनों दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप कहीं गलत जगह तो नहीं देख रहे हैं? ये देखिए, मैं शाम को देखा था सर, अभी तो नहीं देखा। वो कर दिया, मेरे को ऐसा ध्यान है कि 2-3 बजे के आसपास कर दिया गया था। अच्छा, चलो, एनीवे हमने फोल्डर में कर दिया है, ओके सर। ठीक है? और दूसरा तरीका मैंने बताया कि आप यूट्यूब के लिंक से भी देख सकते हैं, ठीक है? ओके सर। अगर कभी नहीं मिलता। चलो, हाँ, तो मैं बात कर रहा था एक चीज दिखाने को आपको। ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है Yes. सर। ये बेसिकली क्या चीज है कि प्रोडक्ट
जो होता है उस प्रोडक्ट के कुछ कैटेगराइजेशन है, ठीक है, प्रोडक्ट के कुछ कैटेगराइजेशन है। और कैटेगराइजेशन में जो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सबसे पहली बात बोली है इन्होंने कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसका एक कोर बेनिफिट होता है। जैसे अगर हम लोग होटल में जाते हैं तो होटल में जाने का क्या पर्पज होता है? सबसे पहला रेस्ट करना और स्लीप करना, ठीक है, रात में कहीं रुकते हैं, ट्रेनिंग वगैरह में जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसके साथ ये कोर बेनिफिट है होटल का, उसके साथ बेसिक प्रोडक्ट पता लगा, उसके साथ उसने डिनर या लंच भी प्रोवाइड किया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके साथ साथ अब एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट पे आते हैं। तो आपने कहा कि साहब एक्सपेक्टेड क्या है कि आपके खाने में एक नॉन वेज आइटम हो या वेज में कोई हाई क्लास प्रोटीन का कोई या मशरूम या ऐसी कोई वेजिटेबल्स की सब्जी जरूर बनी हो, ठीक है। ऑगमेंटेड में आपने कहा थोड़ा सा और आपकी इच्छा बढ़ गई, आपने कहा कि कम से कम नीट एंड क्लीन और प्लस 8 वैरायटी होनी चाहिए। फिर पोटेंशियल में कहा कि उसको जो सर्व करने वाले लोग हों वो बहुत ट्रेंड लोग हों। तो ऐसे ही जो प्रोडक्ट होता है उसे कोर बेनिफिट के अलावा उसको एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है। अब एक बात करें, अकाउंट खोलना, जितने भी बैंक खोलते हैं वो सारे बैंक उसका कोर बेनिफिट देते हैं या नहीं देते हैं? अकाउंट खोलने के बाद कोर बेनिफिट, कोर का मतलब जो बेसिक है बेनिफिट, कोर बेनिफिट तो लगभग देते ही हैं सर। सभी देते हैं। अगर कोर बेनिफिट नहीं देगा तो प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा, वो खाता ही नहीं खुलेगा कोर बेनिफिट। खाता ही। अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं कि भैया इस बैंक ने क्या दे दिया आपको, पासबुक दी और किसी ने नहीं दी, होता है ना। तो आप कहेंगे कि भैया कम से कम पासबुक दे दो। फिर पासबुक के अलावा एटीएम इंटरनेट हो गया, उसके अलावा डोर स्टेप बैंकिंग हो गया, उसके अलावा आपकी जो कैरियर काउंसलिंग है, मेंटरशिप है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है इसमें। तो इस चार्ट को समझ पा रहे हैं थोड़ा सा, तो मतलब अच्छा कुछ कैसे बनाया जाता है, इसमें उसके कैटेगराइजेशन दिए हुए हैं। अब अगर आप इसमें बुक में देखें तो देखो ये प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी है कि प्रोडक्ट कितना बढ़िया है। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला इसने, कोर फीचर, कोर फीचर होते हैं। फिर उसके साथ में जैसे मैंने बोला पासबुक, एटीएम वगैरह दे दी, ठीक है। एसोसिएट, हाँ, अब इसने बोला ब्रांड नेम और लोगो। तो जो प्रोडक्ट है, जैसे मान लिया आपने शूज खरीदा, तो एक शूज तो आपने नाइके का खरीदा और एक आपने एक्शन शूज खरीद लिया, तो आपकी उम्मीद होगी कि ये बहुत अच्छे ब्रांड का हो। फिर उसके बाद उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग, तो ये प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ को बढ़ाते चले जाते हैं। तो यहाँ ये बात करता है कि डेफिनेशन में प्रोडक्ट क्या है। पहली बात तो उसने बोला, हमने पहले भी पढ़ा था, अटेंशन, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन दैट सेटिस्फाई द वांट और नीड ऑफ द कस्टमर, ठीक है। और थियोडोर लेविट ने इसको डिफाइन किया, टू द बायर प्रोडक्ट इज कॉम्प्लेक्स क्लस्टर ऑफ वैल्यू सेटिस्फेक्शन, और कस्टमर के लिए कस्टमर अटैचेज वैल्यू टू द प्रोडक्ट इन प्रोपोर्शन दैट इट्स परसीव्ड एबिलिटी टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, जो उसने सोचा था उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, ठीक है, और मीट्स हिज नीड। द प्रोडक्ट इज ए टोटल पैकेज ऑफ बेनिफिट द कस्टमर रिसीव्स व्हेन ही। तो यहाँ पर उसने बोला हुआ है कि जो कस्टमर को मिलता है उसमें टोटल पैकेज क्या मिला, उसके लिए वो प्रोडक्ट होता है। और प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी में इतने पार्ट होते हैं, प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी में इतने पार्ट होते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा, जब हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट लेवल की, तो वो बात आती है यहाँ पर, अभी दिखाया था ना चित्र, ये मैंने दिखाया था, ये दिखाया था, अभी कलर वाला दिखाया था। यस ना, कलर वाला दिखाया था वैसे। अरे कलर वाला जो दिखाया था यही था वो, मतलब हाँ वो तो वही है सर। ठीक है, कोर बेनिफिट,
दूसरा बेसिक, प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड और पोटेंशियल। तो यहाँ पर इन्होंने ये इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ, और एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? एक सोप है। तो सोप कोई भी लेंगे दुनिया में, उसका कोर बेनिफिट क्या है? सफाई करेगा वो, ठीक है। अब बोला इसने बेसिक प्रोडक्ट, अ बिजनेस सेंटर इंक्लूड्स अ कैबिन, अ टेबल, अ चेयर। तो बिजनेस सेंटर में अगर ये बेसिक चीजें हैं तो वो क्या है? कोर बेनिफिट के बाद बेसिक प्रोडक्ट में आ गई, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होता है? बैंक कस्टमर एक्सपेक्ट करेक्ट अकाउंटिंग ऑफ देयर ट्रांजेक्शन। मींस आपने फटाफट उसकी पासबुक अपडेट करके दे दी और घर में जाके उसने देखा। बताओ क्या होता है? आप लोग जो लोग पासबुक प्रिंट करते हो, उसने वहां देखा ही नहीं, घर में जाके देखा। आपके साथ भी होता ओवरलैप होगा हो कभी। गया। लास्ट ट्रांजेक्शन का प्रिंट नहीं होगा। सही बात बोला कि 2 पेज का तो प्रिंट ही नहीं आया, ठीक है। और कई बार तो क्या होता है कि मेमोरी में उससे पिछला वाला अकाउंट नंबर होता है, उसकी पासबुक छाप के देती है, ठीक है। तो वो उसकी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के रूप में आता है, ठीक है। फिर क्या बोलता है? गेटिंग विड्रॉल ऑफ देयर मनी ऑन डिमांड, ये सब चीजें एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में क्या होता है? एयरलाइन ऑफर एक्सक्लूसिव वेटिंग लॉन्च फॉर एयरपोर्ट विद फैसिलिटी ऑफ शॉवर, रिफ्रेशमेंट, मतलब हाई क्लास की चीजें आ गई इसमें, ठीक है, ये सब चीजें। और पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है? पॉसिबल फ्यूचर ऑगमेंटेशन, की आने वाली जो आज की ऑगमेंटेड चीज है वो आगे और क्या आ सकती हैं। तो आगे जो आने वाली है उनको भी सोच लेना, वो किस में आ गया? पोटेंशियल में, ठीक है। अब आपको एग्जांपल देना है बैंक के हिसाब से कोई पोटेंशियल। पहले ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बताइए बैंक के हिसाब से, और फिर पोटेंशियल प्रोडक्ट। आपने एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट तो इसमें दे दिया, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बैंक के हिसाब से बताइए क्या होता? पारा बैंकिंग प्रोडक्ट, हम्म, पारा बैंकिंग प्रोडक्ट सर। डोर स्टेप बैंकिंग। 2 स्टेप बैंकिंग हो सकती है। पैरा बैंकिंग एक अलग चीज हो गई थोड़ा सा, ठीक है। और डोर स्टेप बैंकिंग हो गई, ठीक है। अब उसके बाद उसको पोटेंशियल प्रोडक्ट बनाना है। स्टेप बैंकिंग को क्या बनाना है? पोटेंशियल प्रोडक्ट बनाना है। जैसे वीडियो कॉल में, वीडियो कॉल में अकाउंट खोलना, या ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो और आगे की आने वाली है। पोटेंशियल मींस कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे इसमें बोलता है लाइक इलेक्ट्रॉनिक चेक, एक्सेस थ्रू स्पेशल डिस्प्ले टेलीफोन दैट डिस्पेंसेस स्नैपशॉट स्टेटमेंट, ठीक है। टुडे सक्सेस, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा उन्होंने प्रोडक्ट का, पहले प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी बताई। प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी किन 4 चीजों पे होती है? उसका फीचर क्या है, उसके साथ एसोसिएटेड फीचर क्या, कौन से ब्रांड का और कौन से पैकेजिंग में है, ठीक है। और प्रोडक्ट के लेवल बता दिए, ठीक है। चलो इसके आगे वाला हम कल पढ़ेंगे, और कल मोस्ट प्रोबेबली शायद ये चैप्टर हम खत्म भी कर पाएंगे, ठीक है। मार्केटिंग के हमारे ये तीसरा मॉड्यूल चल रहा है, ठीक। जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो बेनिफिट मिलेगा, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। और अगर नहीं देख रहे हैं और अब एग्जाम में जा रहे हैं तो फिर वहां क्या कहेंगे? मुझे तो पता है आप क्या कहेंगे। पता है क्या कहेंगे आप? कि सर इस बार तो सारे क्वेश्चन सिलेबस थे। हैं, पढ़ेंगे सर? आउट ऑफ सिलेबस थे। नहीं और भी कुछ आप कहेंगे? पता है सर इस बार सारे क्वेश्चन मार्केटिंग मॉड्यूल से आ गए। मार्केटिंग मॉड्यूल से आए थे। ठीक है, आते तो वो 20-22 हैं, लेकिन कहेंगे कि जहां देखो वो यही क्वेश्चन था मार्केटिंग का। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। 10-12 मार्क्स भी आपके मार्केटिंग मॉड्यूल से आते हैं तो वो भी ठीक रहेगा ना, ठीक। ठीक है, कल सुबह का क्लास कितने बजे बताया मैडम ने? 6:30। 6:30। और टाइम का यूटिलाइजेशन करने का क्या टेक्निक बताया मैंने?